तो जैसा कि आपको बताए थे अभी तुरंत, तब तक हमने बोर्ड पे पूरा लिख लिया है। तो पहले सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 में जो है चैप्टर का नाम हमारे क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये हमारे लेसन का नाम है। मतलब कि क्या, कब, कहाँ, कैसे लेसन 1 एनसीईआरटी क्लास 6 का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम के पर्पज से खास पॉइंट को लिखा गया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में आप जानते हैं जूनियर लेवल में जो 6, 7, 8 क्लास तक 9 क्लास तक का जो किताब आता है उसमें कहानी को ज़्यादा दिया जाता है ताकि बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने दिया है खासतौर पे इम्पोर्टेंट सा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। तो देखिए सबसे पहले देश के नाम की बात करते हैं, भारत देश। तो भारत देश के लिए भारत तथा इंडिया जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। पता है आपको ही पता है, हमें ही पता, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए मेन जो अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से उसका मेन स्टार्टिंग है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, सबसे पहले देख लीजिए। इंडिया शब्द जो निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है, ये इंडस से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, ये इंडस से निकल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से बात करते हैं अगर, तो जिसे संस्कृत में, आप देखिए यहाँ पर एक और बात करते हैं, संस्कृत में से क्या कहा जाता है, तो सिंधु कहा जा रहा है। संस्कृत में क्या बोला जा रहा है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। लगभग 25 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले की बात करी जाए, 25 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो जो नॉर्थ वेस्ट के लोग जो रहते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ग्रीक्स, तो नॉर्थ वेस्ट से जो आने वाले लोग थे ग्रीक्स थे, जिसको यूनानी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रीक्स आते थे और ईरानियन, जो ईरान के जो फिर लोग आते थे ईरानियन, तो उसने सिंधु को हिंदोस, देखिए यहाँ पर क्या बोला, सिंधु को, यहाँ पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। किसको, तो सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, यानी कि सबसे पहले जब ईरानियन आया या यूनानी आया तो उन लोगों को जो सिंधु नदी थे, जो सिंधु नदी के नॉर्थ वेस्ट का एरिया था, उसको हिंदूस कहा जाता था, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ना, तो क्योंकि सिंधु जो यूनानी आते थे या जो ईरानियन आते थे उस समय पहली बार जब यहाँ आते थे, तो उनको भाषा के उनका तो भाषा अलग होता था। तो सिंधु नदी बस वो जानते थे, और सिंधु नदी कारण जो है, जो वहाँ पे आसपास में जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, तो उसी के नाम के हिसाब से जो है उसके यहाँ के लोग क्या कहा जाने लगा, हिंदोस कहा जाने लगा। हिंदोस या इंडोस का, या कोई इंडोस कह रहा है या कोई हिंदोस कह रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से ही नाम पड़ा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज आपको। और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि जो अब यही किस नदी की बात की जा रही है, यहाँ पर सिंधु नदी की बात की जा रही है, ठीक है। तो सिंधु नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी उसको क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज इंपोर्टेंट मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में। पहली बार हिंदुस्तान, देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का बताया जा रहा है। पहली बार हिंदुस्तान शब्द का यूज हुआ था, ये मिनहाजुल सिराज ने किया था। किसने किया था, ये मिनहाजुल सिराज ने किया था पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत, अगर नहीं इसमें कोई दिक्कत तो फिर आगे बढ़ते हैं। भारत नाम का यूज नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, तो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उसके लिए किया जाता था भारत नाम का यूज। इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, देखिए ऋग्वेद में मिल रहा है। यहाँ पर कौन सी वेद के बारे में बता रहा था, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस बारे में। तो कौन सी वेद में मिल रहा है, तो ऋग्वेद में मिल रहा है, ठीक है। बाद में इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो इन्हीं के नाम के बाद में क्या पड़ा, देश का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे फिर लिखते हैं। A few moments later. चलिए अब बात करते हैं हम अभिलेख की, ठीक है। अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख को जो है, अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे अभिलेख को। और अभिलेख पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई भी चीज़ पत्थर पर लिखा हुआ मिलता था, यानी कि आज से करीब बात करें जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हम लोग देखते हैं अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। पहले के टाइम में क्या होता है, वहाँ जो नगरीय सभ्यता थी, वहाँ के राजा अगर होते थे या जो भी चीज़ अगर कोई खास अगर चीज़ लिखा होता था तो उसमें पत्थर पर लिखा जाता था, या कभी कोई गुफा में लिखा हुआ मिलता था। तो वो सब चीज़ अभिलेख की गिनती में आएगी। तो यही इसमें कहा गया है कि ऐसे लेख, यानी कि लेख की बात करें जो पत्थर अथवा धातु, यानी या तो पत्थर की चीज़ पर लिखा होता था या धातु बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान कोई लोहा पर ही लिखा हुआ मिल गया, मतलब किसी तरह वो चीज़ पहचान में आ जाती थी और वो चीज़ मिटती भी नहीं थी, क्योंकि आज के टाइम कलम से तो लिखा हुआ नहीं था। अभिलेख बताता हूँ तो उस तरीके से होता है पत्थर पर और धातु पर, कि जैसे किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण, यानी कोई कठोर सतह पर, सतह के साथ होता था, कठोर होता था, और समझ सकते हैं कि उस समय जो भी लिखा जाता था कठोर सतह का होता था, और वो या पत्थर या धातु, ठीक है, उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं
इन अभिलेखों को शासक जनता के बीच, हाँ देखिए क्या काम है अभिलेख का, जो आपको यहाँ पर नजर आ गया, ठीक है। शासक क्या करते थे, जनता के बीच अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए करते थे। क्या करते थे, शासक होते थे, जो राजा होते थे उस समय के वो जनता के बीच अपने आदेश को पालन करवाने के लिए अभिलेख का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अभिलेख समझ में आ गया होगा, अभिलेख में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल भी आपके लिए हमने यहाँ पर तैयार करके लिख दिया। एग्जाम्पल तब इसमें यहाँ पर बताया गया समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती, ये भी एक अभिलेख है, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती है। नागसेन द्वितीय का एहोल अभिलेख, तो ये सब अभिलेख एग्जाम्पल के तौर पर जो मिला था उसको यहाँ पर लिखा गया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती था, नागसेन द्वितीय का एहोल अभिलेख था, ठीक है। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, देखिए लगभग आज से 2250 वर्ष पुराना, यानी कि आज से 2250 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, पहले बताया जा रहा है, जो अशोक का अभिलेख, जो अफगानिस्तान, कहाँ मिला, देखिए अशोक का अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला। कहाँ मिला, अफगानिस्तान के कंधार। उस समय के टाइम में कंधार नाम का जगह होता था अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान में जो पड़ता है, तो वहाँ से मिला था 2250 वर्ष पुराना अभिलेख, ठीक है, जो कि किसका था, अशोक का था। हो सकता है क्वेश्चन आप इस तरह से पूछ दें कि अफगानिस्तान के कंधार जिले में 2250 वर्ष पुराना अभिलेख किन शासक का मिला, तो किसका मिला, वो अशोक का मिला, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा राउंड करके घुमा करके पूछते हैं ताकि स्टूडेंट उसका जवाब देने में फंस जाए, लेकिन यहाँ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को ताकि क्वेश्चन किसी तरह फंसे नहीं। वैसे क्लास 6 का ये हिस्ट्री है, अगर पढ़िएगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज से तो लगेगा ये कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, लेकिन जब इसको गहन अध्ययन करिएगा, यानी कि जब इसको आप डीपली जब पढ़ने में जाइएगा तो आपको बहुत चीज़ का जानकारी मिलेगा क्लास 6 में, 7th में, जहाँ तक कि और ऐसे अगर ऊपर पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं, लगेगा कि कुछ है ही नहीं बुक में, सीधे 7 पढ़ लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नजर आ गया। उसके बाद देखिए, तो अभिलेख का मामला यहीं तक है, तो अफगानिस्तान के कंधार में मिला था, और जो कौन सी भाषा का था, तो यूनानी भाषा का था, एक था अरामीक भाषा का। यही क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख जो मिला वो किस भाषा का था, तो वो यूनानी भाषा का था या अरामीक भाषा का था, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको पुरातत्व, जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या होते हैं, पुरातत्व होते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व ऐसा समझ लीजिए आप कि जो बहुत पुराना था, और वो चीज़ वो बहुत पुराना चीज़ है पुरातत्व, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर से मिलता था। अक्सर खुदाई के दौरान खुदाई किया जाता था कहीं कहीं पर, वहाँ पे सिविलाइजेशन होता था, यानी कोई सभ्यता होता था, और उसका कोई चीज़ ज़मीन के अंदर रह जाता था, तो ज़मीन के अंदर से मिलती थी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपको पुरातत्व, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्कियोलॉजी, ओके। अतीत से बनी, अतीत मतलब बोले तो आज से पहले बीता बात हो गया, ठीक है। अतीत से बनी और प्रयोग की जाने वाली वस्तु है, उसमें जो प्रयोग की जाने वस्तु, और कोई वस्तु भी हो सकता है, या कोई इमारत, बड़ा बिल्डिंग, कोई बड़ा बिल्डिंग का कुछ ऐसा चीज़ अवशेष होगी मुझे मिल गया, ठीक है। इमारत, कोई हथियार हो गया, कोई वेपन्स मिल सकता है, औजार मिल सकता है, कोई जो पराया खुदाई से मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया कहाँ से प्राप्त होता है, जो पराया खुदाई से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, खुदाई से। समझ सकते हैं आप कि ज़मीन के अंदर, क्योंकि आज से मान लीजिए कि 100 साल पहले कोई सभ्यता थी कहीं पर, और हो सकता है कि वो सभ्यता में कुछ ऐसा औजार या कोई हल था, या उस समय के लोग कोई काम करते थे तो उसका हथियार था, या दुश्मनों को मारने के लिए कोई हथियार बना के रखते थे। मान लीजिए कि वो सिविलाइजेशन अचानक खत्म हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सिविलाइजेशन खत्म हो गया, तो उनके जो सामान थी वो 100 साल के बाद जब हमको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ज़मीन के अंदर ही, मतलब खत्म हो जाएगा वो सब चीज़। और वो सब चीज़ फिर हमको मिलेगा कैसे, जब ज़मीन के अंदर हम खुदाई करेंगे, जब हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे वो सब जब वहाँ जाएंगे देखने के लिए, उनको जाएंगे खोदने के लिए, तो पता चलेगा कि वहाँ से हल मिल रहा है, वहाँ से कुछ खेती का प्रमाण मिल रहा है, ऐसा कुछ मिलता है जिससे पता चल रहा था हमको कि पहले के समय में लोग इस तरीके से काम करते थे, इस तरीके का चीज़ खाते थे। वहाँ सिक्का मिल जाता है, कोई इमारत, कोई बिल्डिंग कोई बिल्डिंग अंदर मिल गया, तो इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। औजार, और ये सब चीज़ खुदाई के दौरान मिलती है, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, तो ऐसी चीज़ जो है उनको हम क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व कहलाती है। अब देखिए, इन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है, यानी कि अब जो पुरातत्व वाली सामान सब का जो अध्ययन करता है, जो चीज़ मिला उसके बारे में जानकारी लेना, ये कितना साल पुराना है, ये उस समय किस काम में लिया जाता था, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी, है ना।
तो ये सारा चीज़ का अध्ययन जो करने वाला कौन होता था, वो सारा चीज़ का अध्ययन करने वाला पुरातात्विद होता था, जिसको आज के टाइम में हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और हमारे भारत देश में भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी लोग कई सारी चीज़ों खुदाई करके बताए हैं, अक्सर हम लोग न्यूज़ वगैरह पे देखते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो इनका अध्ययन करता है। तो पुरातत्व का अध्ययन करने वाला कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 6th लेवल का, हालांकि काफ़ी जूनियर लेवल है, 6 कहलाता है। जहाँ से वस्तुएं अथवा अवशेष प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरास्थल। अब देखिए, तो पुरातात्विक अगर पुरातत्व की बात किया जाए तो खुदाई, तो देखिए पुरातत्व हो गया आपको, तो ये खुदाई से मिलता है, समझ गया ना, खुदाई हो गया। और पुरातात्विक अगर बात करें तो ये आपको इसका अध्ययन करने वाला हो गया, अध्ययन करने वाला, किसका अध्ययन करने वाला? तो आपको पुरातत्व का अध्ययन करने वाला कौन होता है? पुरातात्विक होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर अवशेष की बात करें, जहाँ से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पुरास्थल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभिलेख और पुरातात्विक यानी कि जो अभिलेख हो गया, जो इंस्क्रिप्शन हो गया, या आपको आर्कियोलॉजी हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, पुरास्थल हो गया, जो जहाँ से कोई पुरातत्व चीज़ मिला, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले जो बताया भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, वही चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा पार्ट 1 यहीं तक रहेगा। उसके बाद ये जो आपको समझ में आ गया है, तो फिर नेक्स्ट यानी कल सेकेंड पार्ट इसका हम अपलोड करेंगे। और हिस्ट्री अभी फर्स्ट लेसन ख़त्म नहीं हुई अभी, और कई सारी चीज़ आपको मज़ेदार चीज़ जानने को मिलेगा। तो हम यही कहेंगे 6th क्लास को हल्के में मत लीजिएगा कभी भी। अगर कोई स्टूडेंट 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का अगर अच्छा से अपने टोटल 8 सब्जेक्ट हो गया, इसको अगर पढ़ लेता है तो मतलब उसका GS अच्छा खासा मजबूत हो जाता है, जो उसका जनरल साइंस का सिलेबस होता है, जो कंपटीशन के लेवल में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए क्लास 6 से 7 को हल्के में मत लीजिए। तो NCERT हमें 6, 7 से लेकर के करीब 12th क्लास तक NCERT अच्छा से मजबूत करना है, तो वो सब चीज़ चलेगा। अभी हमारा फिर NCERT सीरीज जो चल रही है वो क्लास 6 का चल रहा है। जब ये क्लास 6 कंप्लीट होगा तो फिर क्लास 7 पर चलेंगे, और बहुत जल्द उम्मीद करते ख़त्म हो भी जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहेगा, कल बाकी इसका पार्ट 2 आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। Yeah.